अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज ऑन जनरल साइंस। जनरल साइंस के अब तक 11 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 12 डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले 11 लेक्चर्स के दौरान हमने जनरल साइंस के 2 सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, ओरिएंटेशन क्लास में आपको मालूम होगा कि हमने जनरल साइंस के सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था। सेक्शन नंबर 1 क्या था हमारा? सेक्शन नंबर 1 था फिजिकल साइंस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन हमने आपको स्टार्ट करवाया वो था बायोलॉजिकल साइंस, जो कि लेक्चर नंबर 11 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इंशाल्लाह हम आपको स्टार्ट करने लगे हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस, सेक्शन नंबर 3। अब अगर कोर्स की बात की जाए, जो कोर्स मैंने डिवाइड किया है आपका जनरल साइंस का, इसमें वो सेक्शंस आपको पढ़ाने हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और पास्ट एग्जाम्स में इन सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पूरे सिलेबस की बात की जाए तो 60% कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं जनरल साइंस का। 40% कोर्स हमारा अभी बाकी है। ठीक है, तो बगैर देर किए आज के लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि लास्ट क्लास में जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, विटामिन्स, मिनरल्स एंड उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब ये जो 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, विटामिन से रिलेटेड और मिनरल से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम देखें तो डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज हैं। प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी की बात करूंगा, कौन सी है? जी हाँ, FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर आपको बहुत से सवालात मिलते हैं जो कि विटामिन से रिलेटेड होते हैं। अब विटामिन को हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया था, डिवाइड किया था, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। बहुत डिटेल से आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी हल करवाए गए थे। ये वो एमसीक्यूज थे जो कि पास्ट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आज का लेक्चर वैसे तो मैंने बहुत लेंथी आपको आज लेकर जाना था, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का लेक्चर हम थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ेंगे, 2 से 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस हमारा तीसरा सेक्शन, जनरल साइंस के सिलेबस का तीसरा सेक्शन हम स्टार्ट आज करने लगे हैं, वो है एनवायरमेंटल साइंस। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डिसअपीयर्ड? ठीक है, ये सवाल पैदा होता है आपके जहनों में। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एंड देन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये आज के 4 टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और जो दीगर आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज एक ही बार आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। तो बगैर देर के अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, और आज का हमारा तीसरा सेक्शन है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, अब एनवायरमेंटल साइंस में हमने क्या क्या पढ़ना है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं BS एनवायरमेंटल साइंस की, एक डिग्री है और प्रॉपर डिग्री है जो कि 4 साल आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत मेजर सब्जेक्ट है जहां पर लोग इस डिग्री के अंदर ग्रेजुएशन करते हैं, बैचलर्स करते हैं, देन मास्टर्स करते हैं, PhD भी करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल साइंस से सिर्फ आपको वही टॉपिक्स पढ़ाने हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अदर देन दैट हम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आप पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस, हमारा टारगेट, हमारा गोल यही होगा कि उन टॉपिक्स पर तवज्जो मरकूज की जाए जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस इन्वॉल्व्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड आवर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जो पूरी की पूरी ये डिग्री है एनवायरमेंटल साइंस की, अगर कोई शख्स एनवायरमेंटल साइंस में बैचलर्स की डिग्री लेता है या मास्टर्स की डिग्री लेता है, तो पूरा का पूरा कोर्स किसके इर्द गिर्द घूमता है? बायोलॉजी के,
केमिस्ट्री के, इकोलॉजी के और हमारा जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, उसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जो डिग्री है, जो 4 साल लोग इसमें एडमिशन लेकर पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी डिग्री में वो पूरा कोर्स जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो सवाल पैदा होता है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डिसअपीयर्ड? क्या होगा कि जो हमारा ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है ये गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, ऐसा हो जाए कि कभी था ही नहीं, तो क्या होगा? बर्ड्स एंड प्लेन्स वुड फॉल फ्रॉम द स्काई। जो हमारे हवाई जहाज, कमर्शियल जेट्स, फाइटर जेट्स हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, क्या होगा? अल्टीमेटली वो आसमान से यकदम गिर जाएंगे। ऑल्दो वी कांट सी एयर, हमने कभी हवा को देखा है? नहीं देखा, हम सिर्फ और सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं। इट हैज अ मास दैट सपोर्ट्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन हवा में मौजूद मास है जो क्या करता है? सपोर्ट करता है, जो कि उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें प्लान्स भी शामिल हैं, बर्ड्स भी शामिल हैं, ठीक है। द स्काई वुड टर्न ब्लैक, द स्काई गेट्स इट्स कलर ब्लू ड्यू टू एटमॉस्फेयर। हमें जो आसमान यानी स्काई का जो कलर है वो ब्लू नजर आता है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सपोज अगर एटमॉस्फेयर डिसअपीयर हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमें आसमान कैसा दिखेगा? जी हाँ, हमें आसमान दिखेगा बिल्कुल ब्लैक, काला स्याह। गैसेस एंड पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस। अब ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। अब आपसे अक्सर सवाल किया जाता है, एफपीएससी की बात कर लूं, पीपीएससी की बात कर लूं, एसपीएससी की बात कर लूं, तो सवाल पूछा जाता है कि हमारा आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। दिस इज व्हाई वी सी ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वजह है उसके पीछे कि हम अक्सर अपने आसमान को, अपने स्काई को ब्लू देखते हैं। देयर वुड बी नो सेंसेशन ऑफ साउंड। अगर हम अपनी जमीन से एटमॉस्फेयर को खत्म कर देते हैं, देयर वुड बी नो सेंसेशन ऑफ साउंड। आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई जानवर की आवाज हम नहीं सुन सकते, किसी चीज की आवाज हमें मौसूल ही नहीं हो सकती। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, जिसमें हमारे दरिया हैं, लेक्स हैं, ये, और हम अगर बात करें ओशंस की, रिवर्स की, सीज की, वुड बॉयल अवे, ये यानी उबलना शुरू कर देंगे। बॉइलिंग occurs when the vapor pressure of a liquid exceeds external pressure। तो ये चीजें हो सकती हैं अगर हमारी जमीन से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि कौन कौन से गैसेस इसमें मौजूद हैं, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। 78% हमारे जमीन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, पीछे कितना बचा? जी हाँ, 0.9% आर्गन है और 0.1% अदर गैसेस हैं। अगेन याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% अदर गैसेस। तस्वीर की मदद से समझ लीजिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है 78% हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मौजूद जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो कौन सी है? जी हाँ, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अदर गैसेस सिर्फ और सिर्फ 1% मौजूद हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज अ सीरीज ऑफ लेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने लगा हूं। और अगर मैं एमपीटी टेस्ट की बात करूं, रिसेंटली कंडक्ट किया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, तो अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इसकी लेयर से मुतालिक आपसे चंद एक सवालात किए गए थे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके सारे जो इस टॉपिक से रिलेटेड सवालात आपके जहन में घूमते हैं वो आप आसानी के साथ हल कर लेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज अ सीरीज ऑफ लेयर्स each with its own specific traits। क्या क्या? नंबर 1, मूविंग अपवर्ड्स,
अब मैं यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, समझ लीजिए ये हमारी ज़मीन है। ये क्या है? हमारी ज़मीन है जिस पे मैं और आप रहते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, ये समझ लीजिए ये ज़मीन का सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस से ऊपर की जानिब लेयर्स मौजूद हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, उनका फासला क्या क्या है, उनके नाम क्या क्या हैं, वो आज हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इस तस्वीर को आप ड्रॉ कर लीजिए, एक पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आसानी के साथ आपको जो लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, अर्थ एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो आपको समझ आ सकें। देर आर 5 अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर्स। कितनी हैं हमारी जमीन की एटमॉस्फेरिक लेयर्स? 5 हैं। जी हाँ, 5 हैं। कौन कौन सी? आप नाम कैसे याद रख सकते हैं? अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर इसके हमें नाम याद नहीं रह सकते, वो कैसे हम ये नाम याद रखें? तो ये सेंटेंस आप याद रख लीजिएगा, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। TR stands for troposphere, ST stands for stratosphere, ME stands for mesosphere, then D stands for thermosphere and then EX stands for exosphere। ये कितनी लेयर्स हैं? ये 5 लेयर्स हैं। हमारी जमीन एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपने याद रखना है। जो पहली लेयर है जहां पर हम रहते हैं, इससे ऊपर की जानिब जो पहली स्टेज आती है, पहली लेयर जो आती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। वो क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। बार बार इस वजह से रिपीट करता हूं ताकि आप ये चीजें याद रख लें। अब इसकी हाइट कितनी है? हमारी सरफेस से लेकर जो इसका ऊपर तक हम जानिब जाते हैं तो वो बनता है 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। अब मैं यहाँ पर अपनी सतह ज़मीन पर खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर की जानिब 12 किलोमीटर तक जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी लेयर होगी? वो होगी ट्रोपोस्फेयर। अंडरस्टैंड? अब ट्रोपोस्फेयर जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जारी रहती है। देन तीसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक रहती है। देन मेसोस्फेयर ख़त्म होती है जहाँ पर वहाँ से थर्मोस्फेयर स्टार्ट होती है, जो कि 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक रहती है। देन 600 किलोमीटर के बाद एक्सोस्फेयर है, जो कि 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक रहती है। ये 5 अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं, इनकी हाइट आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बेतहाशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? चलें आगे बढ़ते हैं। लेयर नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर को पढ़ लेते हैं। The troposphere is the lowest layer of our atmosphere. Starting at ground level, it extends upward about 0 kilometer to 12 kilometer. We humans live in the troposphere. आपसे पूछे ना कि इंसान किस लेयर पर रहते हैं, तो आप नाम लेंगे जी हम इंसान ट्रोपोस्फेयर पर रहते हैं। हम इंसान कहाँ किस लेयर पर रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर पर रहते हैं। Nearly all weathers occurs in the lowest layer. Lowest layer की जब मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ। जितने भी मौसम हैं, बारिश, बादल, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारे ट्रोपोस्फेयर पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब ये सवाल किया गया था एमपीटी जो रिसेंटली हुआ है सीएसएस के लिए, उसमें पूछा गया था कि बताएं क्लाउड्स किस लेयर पर होते हैं, किस एटमॉस्फेरिक लेयर पे होते हैं? वो होते हैं जनाब ट्रोपोस्फेयर पर। The troposphere, the temperature goes down as the altitude increase. जैसे जैसे हम अपना अल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे, ऊपर की जाने बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर नीचे की जानिब आएगा। द लेयर इन विच एयरक्राफ्ट फ्लाई, जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं या हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, ये किस लेयर पर चलते हैं? तो याद रखिएगा ये ट्रोपोस्फेयर पर चलते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है पास्ट एग्जाम्स में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज लो, वेरी लो, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर पर कोई भी आपको बादल नहीं मिलेगा। किस वजह से नहीं मिलेगा? क्योंकि वाटर वेपर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज वेरी लो एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। Sometimes aeroplanes fly in the stratosphere to avoid turbulence. अब turbulence को कैसे अवॉइड करते हैं ये कमर्शियल जहाज? सपोज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है,
बहुत ज़्यादा मौसम की ख़राबी है, तो जहाज़ क्या करता है, तो टर्बुलेंस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू वेदर, तो उस वेदर को अवॉइड करने के लिए जो जहाज़ है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, वो 12,000 किलोमीटर की बुलंदी से भी ऊपर चले जाते हैं, ताकि जहाँ पर जो मोस्टली क्लाउड्स हैं और जहाँ पर ये वेदर जो हैं वो अक्कर होते हैं, उससे ऊपर चला जाया जा सके, जहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं वो स्मूथली उड़ सकें। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर पर ही उड़ते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की ये तस्वीर आप लोगों के सामने मौजूद है, यहाँ पर आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको एयरक्राफ्ट भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर जहाँ पर एयरक्राफ्ट भी उड़ सकते हैं और बादल भी होते हैं, उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपके पास एक और तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की बहुत ज़्यादा बात की जाती है ना, तो पूछा जाता है ओजोन लेयर किन दो लेयर्स के दरमियान है, तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के दरमियान ओजोन लेयर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। द स्ट्रेटोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere exists from the tip of the troposphere about 50 kilometers या 31 miles above the ground. Ozone layer is found in the stratosphere upper crust. ठीक है, the ozone layer protects us from the sun ultraviolet radiations. अब हमें ओजोन लेयर किस चीज से बचाती है? अब सूरज की तरफ से हमें रोशनी ज़मीन पर आती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज मौजूद होती हैं, तो ओजोन लेयर क्या करती है, उन अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड द बिलो टू द मेसोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर तीसरी लेयर है। द स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी मौसम है वो ट्रोपोस्फेयर पर होते हैं, जितने भी मौसम हैं, जितने भी क्लाउड्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, वो कहाँ पर उड़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर पर उड़ेंगे। जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं और एटमॉस्फेयर की बात की जाती है, तो वहाँ उस लेयर पर कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। तो ये तस्वीर आप लोगों के सामने मौजूद है। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की, जो है मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड बिलो टू द थर्मोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर्स, ठीक है, अबव अवर प्लैनेट। टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है विद हाइट थ्रू आउट द मेसोस्फेयर, ठीक है। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अबाउट -90 सेंटीग्रेड यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। द मेसोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ प्रोटेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? द मेसोस्फेयर बर्न्स अप द मोस्ट मेटेओर्स एंड एस्टेरॉइड्स बिफोर दे आर एबल टू रीच द ग्राउंड सरफेस। अब मैं आपको सेक्शन नंबर 1 में लेकर जाऊंगा, जहां पर हमने फिजिकल साइंस के अंदर प्लैनेट्स को पढ़ा, ठीक है, उसमें आपको मेसोस्फेयर्स के हवाले से पढ़ाया गया, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ाया गया, मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ाया गया। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो मेसोस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जी हाँ, जो मेटेओर्स, एस्टेरॉइड्स जो है हमारी ज़मीन की तरफ जब टूट कर आते हैं तो मेसोस्फेयर के अंदर वो जल जाते हैं, इस वजह से वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते, हमारी सतह ज़मीन तक जहां पर हम रहते हैं वहां नहीं पहुंचते। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 40 टन्स ऑफ मेटेओर्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ ईच डे। हर दिन तकरीबन 40 टन के मेटेओर्स हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं और इस मेसोस्फेयर में वो बर्न हो जाते हैं। द मेसोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग दैम अप बिफोर दे रीच द अर्थ एंड कॉज डैमेज टू इट्स सरफेस। अब आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए, 40 टन का जो मेटेओर्स हैं वो डेली बेसिस पर हमारी ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सपोज मेसोस्फेयर ना होती तो क्या होता? जो डैमेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पहुंचता, ठीक है। एज मेटेओर्स बर्न up they can sometimes be seen in the night sky. Most people call them shooting stars. shooting stars के हवाले से मैंने आपको बता चुका हूँ। जो टूटता तारा है हम देखते हैं गर्मियों में जब छतों पर लेटे होते हैं तो हम देखते हैं आसमान में टूटता तारा। टूटता तारा बेसिकली क्या है? वो मेटेओर्स जो हैं वो बर्न हो रहे होते हैं। कहाँ पर? मेसोस्फेयर में। The mesosphere is the coldest atmospheric layer surrounding the earth. अब हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। The thermosphere lies between the exosphere and the mesosphere. Thermo means heat. Thermo का मतलब क्या है? Heat. And the temperature in this layer can reach up to 2000 degrees Celsius. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर बहुत गर्म टेम्परेचर पाया जाता है। The height of thermosphere is up to
600 kilometers. The temperature in the thermosphere is largely influenced by solar activity. The time of a day also affects the temperature, with higher temperatures in the day than at the night, similar to the Earth's surface but much hotter. The main components of air in the thermosphere include helium, atomic nitrogen and atomic oxygen. The thermosphere is the largest layer of the earth atmosphere. याद रखिएगा पांचों लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस वन इज द लार्जेस्ट लेयर. अब हम लास्ट लेयर की बात करते हैं और इसी के साथ अपना लेक्चर आज का वाइंड अप करते हैं. एक्सोस्फेयर. द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ atmosphere. The exosphere is the outermost region of the atmosphere, and this layer separates the rest of the atmosphere from interplanetary space. The height of exosphere is about 10,000 kilometers. The temperature in the exosphere varies greatly and can range from 0 to 700 Celsius degrees. It is colder at night and much hotter during the day. तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इन्वायरमेंटल साइंस का सेक्शन आपको स्टार्ट करवाया और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसको डिटेल से पढ़ लिया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, ओजोन लेयर पढ़ना है, ओजोन डिप्लीशन को पढ़ना है. ये सारे टॉपिक्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने और इसी के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हल करवा दिए जाएंगे. तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा. तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.